चैप्टर 86 अखिलेश जी का अपने परिवार से अलग होना। शान्वी को आज और नई बातें पता चल रही थी। हाँ, भले ही ये शान्वी के शरीर में सितारा थी, लेकिन असल शान्वी की जिंदगी में भी काफी कलेश थे, काफी मिस्ट्री थी। सितारा की जिंदगी में भी काफी कलेश थे, जिनके बारे में उसे अखिलेश जी से पता चला। और अब शान्वी के बारे में। शान्वी एडोप्टेड चाइल्ड थी। अगर ये बात असल शान्वी सुनती तब उस पर क्या असर पड़ता। लेकिन इनसे भी अलग एक बात और पता चली कि शान्वी की माँ यानी श्वेता जी की जान ली गई। आखिर ऐसा कौन कर सकता था और क्यों? ये गुत्थी अब शान्वी उर्फ सितारा को सुलझानी थी। लेकिन उन सब से पहले अब भी काफी बातें बाकी थी। सुरेखा और अखिलेश जी के रिश्ता बिगड़ने की वजह, शस्त्र और अखिलेश जी का रिश्ता, जिनका जवाब खुद अखिलेश जी देने वाले थे। शायद इन्हीं सवालों के जवाब में कुछ क्लू मिल जाए। अखिलेश जी ने शान्वी को ऑलमोस्ट सारी बात बता दी थी, लेकिन एक सवाल अब भी शान्वी के जहन में था, और वो था शस्त्र और अखिलेश जी के बीच रिश्ता। इसलिए शान्वी ने अखिलेश जी से पूछा, शस्त्र से आपका क्या रिलेशन है? आइनो अपने कहा कि शस्त्र खुद मुझे बताएंगे, लेकिन फिर भी वो आपको कहाँ मिले ये तो आप बता सकते हैं। शान्वी की बात सुन बुझे चेहरे, मायूस आंख, उदास आवाज में अखिलेश जी ने कहा, शस्त्र मेरे लिए अरमान से भी बढ़कर है। लेकिन जब मैं शस्त्र से मिला, उसके बाद से ही चीजें खराब होने लगी। बहुत रिश्ते और लोग बर्बाद हो गए। क्या मतलब? अखिलेश जी की बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए शान्वी ने पूछा। शान्वी का सवाल सुन अखिलेश जी ने उसे देखा और कहना शुरू किया, अरमान 2 साल का हो चुका था, लेकिन इस दौरान मुझे मेरे बेटे के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। मुझे कभी और बापों की तरह अपने बेटे को गोद में घूमने का मौका नहीं मिला। अरमान के होने के बाद भी सुरेखा का बर्ताव नहीं बदला था, बल्कि उसने मुझे मेरे बेटे से भी दूर करना शुरू कर दिया था। वो ना तो मुझे अरमान को गले लगाने देती, ना ही प्यार करने। हम दोनों का रिश्ता बद से भी बदतर हो रहा था, जिसकी खबर घर में किसी को नहीं थी, लेकिन शक सबको हो गया था। मुझे जब भी अरमान को प्यार करने का, उसके साथ वक्त बिताने का मन करता तब मैं सितारा के पास चला जाता। उस वक्त तुम नहीं थी, इसलिए मैं सितारा को ही प्यार करता, उसे गले लगाता, उसे अपनी गोद में घुमाता। अखिलेश जी की आंखें नम हो गई थी, साथ ही लब भी मुस्कुरा उठे थे, साथ ही शान्वी के भी। अखिलेश जी बात कहते हुए असल में वो उन पलों की याद में खो गए थे। मैं रात के समय ऑफिस से घर जा रहा था, तब हाईवे के पास साइड में मुझे एक लड़की और एक बच्चा दिखा। वो लड़की खून से लथपथ थी और बच्चा उसके भी सिर से खून बह रहा था। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, और वो 2 साल का बच्चा शायद वो उसकी माँ ही थी, जिसके बगल में बैठा रो रहा था। मैंने साइड में गाड़ी रोक बाहर देखा। उस लड़की और बच्चे की हालत देख के घबरा गया। बिना समय जाया करे मैंने उस लड़की और बच्चे को कार में बैठाया और हॉस्पिटल की ओर बढ़ गया। हॉस्पिटल पहुंच उस लड़की और बच्चे का डॉक्टर ट्रीटमेंट करने लगे। अब क्योंकि डॉक्टर मेरा काफी अच्छा फ्रेंड था, इसलिए कोई पुलिस केस वगैरह नहीं हुआ था। पूरी रात हॉस्पिटल में ही गुजर गई, लेकिन उस लड़की को होश नहीं आया। वो बच्चा काफी रो रहा था, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर्स ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद वो बच्चा सोता रहा। डॉक्टर्स ने बताया कि उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, शरीर पर जगह जगह डंडों की छाप थी। काफी जगह पर जलाने के निशान, डॉट बचना काफी मुश्किल था उस लड़की का। मैं पूरी रात वहीं रहा। ना जाने क्यों, लेकिन मेरी वहां से जाने की इच्छा नहीं हुई।
उस मासूम 2 साल के बच्चे का चेहरा देख मैं उसके पास ही रुक गया। अगले दिन जाकर उस लड़की को होश आया। बोलने की हालत नहीं थी, क्योंकि उसकी जुबान भी जला दी गई थी, जिस वजह से वो कुछ कह न सकी। मेरा दिल पसीज गया उसकी हालत देखकर। उसकी इतनी बुरी हालत देख मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही रही। मैं भी ऑफिस जाता और फिर आते हुए मिलकर आता, या फिर वही हॉस्पिटल में ठहर जाता। इसी दौरान मेरा उस बच्चे से काफी लगाव हो गया। पता ही नहीं चला वो कब मेरे लिए अरमान से बढ़कर हो गया। धीरे धीरे उस बच्चे की मां की सेहत ठीक होने लगी और हॉस्पिटल से उसे छुट्टी भी मिल गई। मैं थोड़ा दुखी हो गया था, ये सोच कि अब मैं उस बच्चे से नहीं मिल पाऊंगा। उस लड़की ने मुझे भाई कहा था जब वो होश में आई थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैं भी उसे अपनी बहन मानने लगा। यूं ही वक्त बीतता रहा और मैं उस बच्चे से मिलता रहा। उसे अपने साथ गौरी के घर भी ले जाया करता था, जिसके बाद सारे बच्चे दोस्त बन गए थे। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि शस्त्र था, और उसकी माँ शिवानी। ऐसे ही समय बीतने लगा। 2.5 साल से ज्यादा गुजर गया और एक दिन सितारा का एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ी चोटें गौरी को भी आई। उस दौरान गौरी बिल्कुल अकेली थी, जिस वजह से मैं कुछ दिन उसी के साथ हॉस्पिटल में रहा। इसके बाद जब सितारा की हालत ठीक हुई तब मैं वापस घर गया। बहुत कलेश हुआ मेरे और सुरेखा के बीच। मैंने काफी समझाया उसे, लेकिन वो तो कुछ सुनने को ही राजी नहीं थी। उसे लगा कि मैं गौरी के साथ मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। पूरे परिवार के सामने उसने मेरे और गौरी के पाक रिश्ते पर तौहीन लगाई थी, साथ ही मेरे कैरेक्टर पर भी। उसने मुझे एक बेगैरत, औरतों के पीछे भागने वाला आदमी बना दिया। मैंने काफी समझाया लेकिन कोई फायदा नहीं। उसकी तोहमत में सहन न कर सका, जिसके बाद मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। इसी के बाद उसने मुझसे तलाक मांग लिया। मैं हैरान हुआ, लेकिन वो जिद पर अड़ गई। उसने अपनी और अरमान की जान देने की बात कर दी। मेरे डैड ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसके बाद उन्होंने मुझे सुरेखा को डाइवोर्स देने के लिए कह दिया। और फिर क्या था, मैंने डाइवोर्स दे भी दिया और इसके बाद मैं और सुरेखा अलग अलग हो गए। इतना बोल वो चुप हो गए। वही शान्वी को हैरान परेशान सी खड़ी रह गई। इतना कुछ हुआ था। उसकी माँ के दामन पर उंगली उठा दी गई थी। आखिर इतना जहर कैसे था सुरेखा जी के मन में, यह सवाल भी उसके जहन में आया। और अभिमान, उस वक्त तो वो बच्चा था ना, फिर वो अपने डैड से इतनी नफरत। यही सोचते हुए उसने अखिलेश जी से दोबारा सवाल किया, मिस्टर रॉय आपसे नफरत क्यों करते हैं फिर? उनका बिहेवियर काफी रूड है आपके लिए। जानती हो शान्वी, जब बच्चा छोटा होता है तब आप उसके मन में जैसे चाहे वैसी बातें भर सकते हैं। बचपन से भरा जाने वाला जहर बड़े होने तक असर दिखाता है। अरमान के साथ भी यही हुआ। सुरेखा ने उसके दिल में बचपन से ही मेरे खिलाफ बहुत कुछ भर दिया। और जब मैंने सुरेखा पर हाथ उठाया था, उस समय अरमान ने ये सब देख लिया था। उस 5 साल के बच्चे के दिल में मेरे खिलाफ और जहर बढ़ गया। उसे लगता है कि मैंने उसकी माँ को धोखा दिया, उसकी माँ को छोड़ दिया, हाथ उठाया, बस इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। हल्की उदास हंसी के साथ उन्होंने कहा। और अनन्या, अरमान के नफरत करने की वजह समझ आ गई थी। तो अनन्या का क्या? क्या वो भी अपने डैड से हेट करती है? यही सोच शान्वी ने अखिलेश जी से सवाल किया।
अनन्या मेरी बेटी नहीं है, उसे एडॉप्ट किया गया था। सुरेखा को डाइवोर्स देने के बाद मुझे मेरे परिवार से दूर होना पड़ा, जिसके बाद मैं यहाँ से चला गया। उसी के बाद अनन्या को एडॉप्ट किया गया था। सुनने में आया था कि अरमान अनन्या को लेकर आया था। इस एक गलतफहमी की वजह से आपको आपके परिवार से अलग होना पड़ा। क्या आपने उन्हें सच्चाई नहीं बताई थी? शान्वी अखिलेश जी की बातों में परिवार से अलग होने का दर्द महसूस कर पा रही थी। शान्वी का सवाल सुन अखिलेश जी चेयर से उठ शान्वी को देख एक हल्की हंसी हंस दिए। फिर उसकी तरफ पीट करके बोले, मेरे डैड सब समझते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सुरेखा की बात सुन उस पर भरोसा कर लिया था और मुझ पर शक। वो जानते थे मेरे और गौरी के बीच का रिश्ता। वो जानते थे मेरी नियत। सुरेखा को डाइवोर्स देकर अलग होने के लिए मेरे डैड ने इसलिए कहा ताकि सुरेखा खुद को या अरमान को चोट न पहुंचा दे। अगर उस समय मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करती तो शायद हमारे खानदान की, रॉय फैमिली की बहुत बदनामी हो जाती। डैड बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारी फैमिली का तमाशा बने। और इन सबसे जरूरी बात, सुरेखा मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी थी, जिस वजह से डैड को उसका साथ देना पड़ा ताकि मेरी मॉम का नाम खराब न हो। ऐसा नहीं था कि मेरे डैड ने बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखा। उन्होंने अपनी नई कंपनी का मालिक मुझे बना दिया, जिसके बारे में सुरेखा नहीं जानती थी। इतना बोल अखिलेश जी बिल्कुल संतुष्ट भरी मुस्कान के साथ आगे बोले, हाँ डैड सुरेखा के सामने रुड बन जाते हैं, लेकिन पीछे वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। आई होप सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे तुम्हें। शान्वी की ओर पलट अखिलेश जी ने अपनी भौं ऊंचा कर पूछा। सवाल सुन शान्वी ने उन्हें देखा और फिर सपाट लहजे में बोली, नहीं डॉट। क्या अब भी सवाल बाकी है? शान्वी से न सुन, अखिलेश जी ने हैरानी से पूछा। सारी बात तो उन्होंने बता दी थी, अब क्या पूछना बाकी रह गया था? बिल्कुल सवाल अब भी है, और वो इतना जरूरी है कि उसके बिना सारी बातें अधूरी है। शान्वी अखिलेश जी के सामने आकर बोली। क्या? अखिलेश जी ने पूछा। इन सब के पीछे कौन था? मेरी मॉम की डेथ, आपके और मिसेज रॉय के बीच दरार, मिस्टर सिंघानिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मिस्टर कपूर का ऑलरेडी शादीशुदा होने के बाद भी शादी करने की वजह। ये सब किसने किया? क्या वजह थी? शान्वी ने अखिलेश जी को देख पूछा। इन सब के पीछे सिर्फ 4 लोग हैं। ठंडी आह भर अखिलेश जी ने कहा। क्या मतलब? शान्वी ने नासमझी से पूछा। महेश, मीनाक्षी, रचना और इंद्र। इतना बोल वो चुप हो गए। फिर थोड़ा रुक आगे बोले, मेरे और सुरेखा के बीच गलतफहमी मीनाक्षी की वजह से हुई। इंद्र ने पैसे के लालच में श्वेता से शादी की। महेश ने भी पैसे की वजह से ये सब किया। मीनाक्षी और मोनिका सुरेखा की दोस्त है, जिन्होंने उसे भड़काया, जिस वजह से हमारे बीच दरार रही। मुझे ये सब काफी देर में पता चला। महेश का जिस औरत से अफेयर था वो मीनाक्षी ही थी। उन चारों ने मिलकर हम तीनों दोस्तों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन लोगों की वजह से मैंने मेरे दोस्तों को भी खो दिया। एक बार फिर अखिलेश जी दुखी हो गए। दोनों को बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई थी। क्या कभी ये उलझी गुत्थी सुलझ पाएगी? क्या अरमान कभी अच्छा बेटा बन पाएगा? क्या गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलेगी? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनाते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज विद स्टोरी की दुनिया चैनल पर। चैप्टर 87, नया राज। दोनों को बात करते करते शाम हो चुकी थी। तुम्हें शस्त्र के पास जाना चाहिए।
अखिलेश जी ने हर बात को एक तरफ कर शानवी से कहा। उनकी बात सुन शानवी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी, जिसे समझ अखिलेश जी बोले, उसे इस समय तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन कुछ जवाब शस्त्र के देने बाकी है, और इन सब से जरूरी उसे तुम्हारी जरूरत है। ही इज वेरी डिस्टर्ब। अखिलेश जी ने शानवी के सिर पर हाथ रख कहा। कुछ हुआ है? शस्त्र की फिक्र कर थोड़ा परेशान होते हुए शानवी ने पूछा। कुछ पुराने जख्म है, बस वही हरे हो गए हैं। ठंडी आंच छोड़ अखिलेश जी ने कहा। फिर थोड़ा रुक आगे बोले, अब मैं चलता हूँ, तुम प्लीज उसे संभाल लेना। अखिलेश जी वहां से जाते हुए बोले। लेकिन क्यों? और कहा, शानवी ने झट से कहा। अखिलेश जी ने मुड़कर शानवी को देखा और उसकी बात समझने की कोशिश करने लगे। अखिलेश जी को अपनी ओर ऐसे देखता देख शानवी बोली, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहिए, हम लोग साथ में रहेंगे। मैं या थोड़ा हिचकिचाते हुए अखिलेश जी ने कहा। क्यों नहीं रह सकते? ये आपके बेटे का घर है और आप यही रहेंगे। शानवी ने बिल्कुल ऑर्डर देते हुए कहा। ठीक है बाबा। उन्होंने शानवी से कहा और फिर अपने मन में बोले, तुम बिल्कुल गौरी की परछाई हो बेटा। फिर खुद ही वो मुस्कुरा दिया। अच्छा अभी मुझे कहीं जाना है, तो रात में मिलता हूँ। तुम प्लीज शस्त्र का ख्याल रखना। एक बार और शानवी के सिर पर हाथ फेर उन्होंने कहा। फिर वहां से चले गए। शानवी वहीं खड़ी उन्हें जाते देखती रही। शस्त्र का ख्याल आया तो दिल घबरा उठा। जहन में शस्त्र का दोपहर वाला मुरझाया हुआ चेहरा घूमने लगा, जिसे सोच दिल में बेचैनी होने लगी। गहरी सांस भर शानवी वापस घर के अंदर चली गई। पूरे हॉल में शांति पसरी हुई थी। अलग ही नेगेटिव वाइब शानवी को महसूस हुई। वो शस्त्र की चिंता करते हुए ऊपर उसके कमरे की ओर बढ़ गई। इतने दिन में पहली बार शानवी शस्त्र के कमरे के पास भी नहीं आई थी। आज पहली बार वो शस्त्र के कमरे के सामने आकर खड़ी थी। गहरी सांस भर शानवी शस्त्र के रूम के डोर को नोक करने को हुई, लेकिन डोर हल्का खुला हुआ था। इसलिए शानवी ने आराम से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। शानवी का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसने हिम्मत कर अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अंधेरी की वजह से उसका पैर दीवार की किनारी से टकरा गया। उसने अपना हाथ इधर उधर किया कि उसे स्विच बोर्ड मिल गया। बिना ज्यादा समय बर्बाद किए उसने स्विच बोर्ड के सारे बटन दबा दिए, जिसके बाद अंधेरे में डूबा वो कमरा रोशनी से जगमगा उठा। शानवी आंख मुंह फाड़े कमरे को देखने लगी। वो पहली बार शस्त्र के कमरे को देख रही थी। शस्त्र का पूरा कमरा ब्लैक और ग्रे थीम में था, यहाँ तक कि वहां रखी हर चीज, फर्नीचर, सब कुछ। सीलिंग लाइट्स जो कमरे को और ज्यादा चमका रही थी। कमर में नजरें घूमते घूमते शानवी की नजर बेड के पास जमीन में ही अपने घुटने पेट तक मोड़े खुद में ही सिमटे शस्त्र पर गई। उसको ऐसे देख शानवी चिंता में शस्त्र की ओर बढ़ गई। समर्थ शस्त्र के पास ही बैठ उसके सिर पर हाथ फेर शानवी ने कहा। शायद शस्त्र नींद में था, इसलिए उसने किसी का स्पर्श महसूस करते ही बिना अपनी आंख खोले शानवी की गोद में अपना सिर रख उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए। शानवी ने उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया कि माथा छूते ही शानवी और परेशान हो उठी। शस्त्र का पूरा माथा पसीने से भीगा हुआ था, साथ ही बाल भी। कमरे में एसी होने के बावजूद इतना पसीना। शानवी सोच में पड़ गई। तभी उसे अखिलेश जी की बात याद आई। उसने गहरी सांस भर शस्त्र के सिर को सहलाते हुए दोबारा बड़े आराम और प्यार से कहा, समर्थ उठो। शस्त्र हल्का कसमसाया लेकिन उठा नहीं। शस्त्र उठो। इस बार थोड़ी तेज आवाज में शानवी ने कहा, जिसे सुन शस्त्र झट से उठकर बैठ गया। सामने शानवी को देख हैरान भी हो गया।
क्या? ऐसे देखना बंद करो। शान्वी ने थोड़ा ऐंठ में कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी आंखों को मसलते हुए शस्त्र ने पूछा। एक्सक्यूज मी। शस्त्र का सवाल सुन अपनी बाई भौं उचका शान्वी बोली। क्या मतलब है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? आंखें छोटी कर शस्त्र को घूरते हुए शान्वी बोली। ना नहीं, वो मैं ये नहीं, मैं बस। शस्त्र हड़बड़ाया हुआ बोला। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता कि उसकी बात बीच में काट शान्वी बोली। क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था? शान्वी अपने गालों को बारी बारी फुलाते हुए पूछी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शान्वी की बात सुन झट से शस्त्र बोला। तो क्या मतलब था? अपनी कोहनियों को घुटने पर टिका हथेली पर अपना चेहरा रख शान्वी ने पूछा। वो अचानक आज मेरे कमरे में आ गई तो बस डॉट। आज शस्त्र थोड़ा डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से वो क्या बोलना चाह रहा और क्या बोल रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। ये सब छोड़िए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। थोड़ा सीरियस लुक के साथ सीधा बैठ शान्वी ने कहा, जिसे देख शस्त्र एक पल को असमंजस में पड़ गया। लेकिन फिर भी उसने शान्वी से पूछा। कैसे सवाल? मिसेस सिंघानिया और मोहिनी की सच्चाई यहाँ से सामने आई। लेकिन ये राहुल कहाँ से पकड़ा गया? और उसने सब कुछ कैसे मान लिया? शान्वी ने पूछा। राहुल का नाम सुन न जाने आज शस्त्र को क्या हो, उसकी दोनों भौं आपस में जुड़ गई। आंखें छोटी कर उसने शान्वी से पूछा। ये पूछने की वजह? ऐसे ही आप बताइए। राहुल ने कैसे सब कन्फेस कर लिया? बेफिक्री से शान्वी ने कहा। शान्वी की आवाज में राहुल के लिए कोई इमोशन या फिक्र महसूस न कर शस्त्र के एक्सप्रेशन नॉर्मल हुए और वो बोरियत भरे लहजे में बोला। अरमान की एंगेजमेंट पार्टी के बाद से राहुल यहाँ से चला गया था, जिसे मेरे कुछ आदमियों ने पकड़ लिया था। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी खातिरदारी की उसकी, जिसके बाद वो खुद ही सब कबूल कर लिया। बस इंतजार था तो मिसेस सिंघानिया के भी कन्फेशन का, जो उन्होंने अनजाने में ही कर लिया था। तो क्या राहुल को भी बुरुंडी भेजा है अपने? शान्वी ने अपने निचले होंठ को दांतों तले काटते हुए पूछा। क्यों? उसकी फिक्र हो रही है, रूखे अंदाज में शस्त्र ने कहा। डॉट। शान्वी हल्की मुस्कान के साथ शस्त्र को देखने लगी। वैसे क्या आपको जलन हो रही है? पाउट बनाकर शान्वी ने शस्त्र ने पूछा। जलन नहीं हो रही, बस क्यूरियस हो, ये जानने के लिए आखिर आपको आज राहुल के बारे में जानने की इच्छा क्यों हुई? सरकास्टिक वे में मुस्कुराकर शस्त्र ने कहा, जिसके बाद शान्वी ने मुंह बना लिया। इसे छोड़िए और ये बताइए, सुबह से आपका ये चांद का मुखड़ा उखड़ा हुआ क्यों है? शान्वी ने राहुल के बारे में पूछना छोड़ शस्त्र के उदास होने की वजह पूछी। शान्वी की बात सुन शस्त्र शांत हो गया। ना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन, नहीं आंखों में कोई इमोशन। वो जमीन में ही बेड से पीठ टिकाकर बैठ गया और बिना शान्वी को देखे बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपको गलतफहमी हो गई है। शस्त्र की आवाज में दर्द शान्वी महसूस कर सकती थी। वो खिसक कर शस्त्र के सामने आकर बैठ गई। उसने हाथ को अपने हाथ में पकड़ आंख में आंख डालकर बोली, क्यों अपना दर्द मुझसे छुपा रहे हैं? जब आप मेरे हर दर्द को मेरी आंखों से समझ जाते हैं, तो मुझे क्यों ये मौका नहीं दे रहे? क्यों मुझे आपकी आंखों में छुपे दर्द को देखने नहीं दे रहे? मुझे दर्द देने वालों को आपने सजा तो दे दी, लेकिन आप अपने दर्द के बारे में मुझे बता तक नहीं रहे। क्यों? शान्वी की बात सुन शस्त्र की आंखें नम होने लगी थी, जिन्हें छुपाने के लिए वो अपना चेहरा घुमाकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। यही बात मेरी आंख में आंख डालकर कहिए। शान्वी शस्त्र के चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए बोली। शान्वी की आंख में देखते ही शस्त्र के आंख में ठहरी नमी आंसू की बूंद बन उसके गाल पर लुढ़क गई। वो झट से आगे बढ़ शान्वी के गले लग गया।
उसने अपना चेहरा शान्वी की गर्दन में छुपा लिया। शान्वी उसकी पीठ सहलाने लगी, वही शस्त्र शान्वी को जकड़े बैठा रहा। उसके आंसू शान्वी के कंधे पर गिर रहे थे। आज पहली बार इतने दिन में शस्त्र शान्वी के सामने रोया था, कमजोर पड़ रहा था, जिसे ऐसे देख भी घबरा रही थी। लेकिन बिना कुछ कहे वो शस्त्र को संभाल भी रही थी। कुछ देर यूं ही शान्वी के गले लगे रहने के बाद शस्त्र उससे अलग हुआ। वो शान्वी से नजरें फेर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। शान्वी ने दोबारा शस्त्र का चेहरा अपनी ओर करके कहा, मेरी तकलीफ में आप मेरा सहारा बन सकते हैं, तो क्या मैं आपका सहारा नहीं बन सकती? आप तो मुझसे ऐसे नजरें चुरा रहे हैं, मानो मैं आपकी कुछ नहीं लगती। शस्त्र का चेहरा अपने हाथ में भर शान्वी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास सिर्फ आप ही है। आप मेरी जान है। आइंदा से ऐसे बात मत कहना। शान्वी का चेहरा अपने हाथ में भर शस्त्र ने कहा और फिर उसके माथे को चूम लिया, जिसे महसूस कर शान्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली। शस्त्र के हाथ पर हाथ रखे शान्वी बोली, क्या हालत बना ली है अपनी? मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ है। एक तरफ जान बोलते हो लेकिन मेरी ही जान निकाल रखी है। शान्वी ने आंखें टिमटिमाते हुए कहा, जिसे देख शस्त्र हल्का मुस्कुरा दिया, फिर वापस शान्वी के गले लग गया। शस्त्र शान्वी ने अलग हुआ और वापस बेड से टेक लगा लिया। शान्वी उसके बगल में आकर बैठ गई और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। शान्वी हल्के हल्के हाथ से शस्त्र के बालों को सहला रही थी। दोनों शांत थे कि शस्त्र ने बोलना शुरू किया, मैं बच्चा था जब अखिलेश रॉय को मिला था। उस समय की ज्यादा बातें याद नहीं, लेकिन अपनी माँ के मुंह से सुना था मैंने कि उस रात मेरे बाप ने मेरी माँ को मारा था और कुछ लोगों को बेच दिया था, जिनसे बचने के लिए मेरी माँ मुझे लेकर भागी थी। लेकिन आखिर में हिम्मत टूटी और वो सड़क किनारे बेहोश हो गई थी। उसी वक्त अखिलेश रॉय ने हमारी मदद की। मुझे बचपन से ही बाप का प्यार नहीं मिला था। जानती हो, मेरा जो बाप था वो मेरी माँ की उम्र का 3 गुना बड़ा था, जिसने कर्ज पूरा न मिलने की वजह से मेरी माँ को उनके घर से उठवा लिया था। शस्त्र की आवाज में कोई दर्द, कोई भाव नहीं था। शान्वी भी चुपचाप उसके सिर को सहलाते हुए उसकी बात सुन रही थी। उसके बाद से अखिलेश रॉय में मुझे मेरे डैड मिल गए। बहुत ख्याल रखते थे वो मेरा। उन्हीं की वजह से मैं तुमसे मिला। सब अच्छा चल रहा था। उसी दौरान तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद तुम मुझे भूल गई। नाराजगी से शस्त्र ने सिर उठा शान्वी को देखा। शस्त्र को खुद की ओर नाराजगी से देखते देख शान्वी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जानबूझकर थोड़ी भूली थी। शान्वी की बात अनसुनी कर शस्त्र ने अपना सिर वापस शान्वी के कंधे पर रख दिया और आगे बोला, मैं सिर्फ 9 साल का था जब मैंने मेरे सो कॉल्ड बाप को मार दिया। ये बोलते हुए शस्त्र की आवाज में गुस्सा और नफरत साफ सुनाई पड़ रही थी। इतना बोल शस्त्र चुप हो गया था। उसे भी समझ नहीं पड़ रहा था कि आगे की बात कैसे बोले। वही शान्वी तो सदमे में चली गई। शस्त्र ने अपने बाप को जान से मार दिया, ये सुन वो हैरान रह गई। शस्त्र शान्वी के कंधे से हट सामने दीवार को देखने लगा। शान्वी ने शस्त्र के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और खुद उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, अगर नहीं बताना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी आपको जज नहीं करूंगी, ना ही आपको अकेला छोड़ूंगी। शान्वी बात सुन शस्त्र को कुछ सहारा मिला। उसने अपना हाथ शान्वी के इर्द गिर्द लपेट लिया और आगे बोलने शुरू किया।
क्या लगता है क्यों मारा होगा अपने डैड को शस्त्र ने? चैप्टर 88 अतीत। अखिलेश जी की बात मान शानवी शस्त्र को देखने उसके कमरे में चली गई। शस्त्र मायूस सा मुरझाए फूल की तरह लग रहा था, जिसे देख शानवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शानवी शस्त्र को कंसोल करने की कोशिश की और उसके बदले मूड की वजह जानने के लिए उसके साथ ही बैठ गई। कुछ देर बात करने के बाद शस्त्र ने बताया कि उसने 9 साल की उम्र में अपने डैड को मार दिया। शस्त्र शानवी के कंधे से हट सामने दीवार को देखने लगा। शानवी ने शस्त्र के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और खुद उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, अगर नहीं बताना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी आपको जज नहीं करूंगी, ना ही आपको अकेला छोड़ूंगी। शानवी बात सुन शस्त्र को कुछ सहारा मिला। उसने अपना हाथ शानवी के इर्द गिर्द लपेट लिया और आगे बोलने शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता। मैं भी चाहता था कि कोई हो जिससे अपने दर्द को बांट सकूं। मैं चाहता था तुम्हें सब बता सकूं। लेकिन दिल में एक डर था। इतना बोल उसने सिर नीचे कर रूहानी को देखा जो उसे ही देख रही थी। कैसा डर? शस्त्र की आंखों में देखते हुए शानवी ने पूछा। तुम्हें खो देने का डर। शानवी पर अपनी पकड़ मजबूत कर शस्त्र ने कहा। भला मुझे खोने का डर क्यों? मैं कौन सा कही जा रही हूँ? आंखों को रोल कर शानवी ने कहा। हम अभी नहीं जा रही, लेकिन डर है कहीं मेरा अतीत सुन छोड़ ना दो मुझे। डर है ये सोच कि कहीं तुम नफरत न करने लगो मुझ जैसे खूनी से जिसने अपने ही बाप को मार दिया हो। शानवी के चेहरे को देख शस्त्र ने कहा, इतना ही जाना मुझे? चिंता मत करो, मरकर भी तुम्हारे लिए लौटी हो। ऐसी ही थोड़ी छोड़ दूंगी। शानवी ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुन शस्त्र भी हल्का हंस पड़ा, फिर आगे बढ़ शानवी के गालों को चूम लिया, जिससे शानवी की हंसी गायब हो गई और शर्म की लाली गालों पर उतर आई। शानवी ने एक नज़र शस्त्र को देख, फिर शर्मा कर चेहरा उसके कंधे में छुपा लिया। शस्त्र ने शानवी के सिर पर अपना सिर टिकाकर आगे कहना शुरू किया। उस समय मिस्टर रॉय की वजह से मुझे तुम मिल गई थी। तुम्हारे साथ रहना, खेलना कूदना मेरा पसंदीदा काम बन गया था। अरमान अपने डैड से कम उम्र में ही दूर हो गया था, इसलिए मिस्टर रॉय मुझे अपने बेटे से ज्यादा मानते थे। मेरी मम्मा उन्हें अपना भाई कहती थी, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। कोई नहीं था मेरी मम्मा का अपना उस समय मिस्टर रॉय ने ही बड़ा भाई बन हमारी हेल्प की थी। मेरा सो कॉल्ड बाप मेरी मम्मा को मारता था, जिसे मैं छोटा सी उम्र में देखता आ रहा था। वो मेरी माँ को जानवरों की तरह मारता पिटता और मैं बस गेट के पास खड़ा देखता रहता। करता भी क्या? बच्चा था ना। इतना बोल उसने अपना सिर वापस बेड से टिका लिया और आंखें भींच ली। शानवी ने सिर उठा शस्त्र की देखा और फिर बोली, इसमें आपकी गलती नहीं है। बच्चे थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। शानवी की बात सुन शस्त्र ने आंख खोल उसकी ओर देखा और कहा, हम जब तक अकल ताकत नहीं थी, लेकिन जब होश आया तब मैंने खेल ही खत्म कर दिया। शस्त्र ने सुकून से कहा। शानवी शस्त्र की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, जो उसकी समझ से दूर जा रही थी। मुझे ऐसे देखने से अधूरी बातें समझ नहीं आएंगी। शस्त्र ने आंख खोल शानवी की ओर गर्दन घुमाकर कहा, तो आप जरा अपनी अधूरी बात को पूरा करने की मेहरबानी करेंगे। शानवी ने आंखों को रोल करके कहा, मेरी माँ ने मिस्टर रॉय को सब बता दिया था, जिसके बाद उन्होंने हमारे लिए दूसरी जगह घर ले दिया था।
साथ ही मम्मा को काम भी दिलवा दिया था, जिसमें मेरी माँ एक ढाबे पर खाना बनाती थी। क्योंकि मेरी मम्मा ऐसे ही किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती थी, इसलिए मिस्टर रॉय ने घर और काम दोनों दिलवा दिया। जिसके बाद से हमारा उस आदमी से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन शस्त्र अपने अतीत की उस कड़वी याद में खो गया। पास्ट। जून की वो गर्मी जिसमें सारे लोग घरों में रहना पसंद करते थे। हर जगह सन्नाटा पसरा रहता। उस दिन शस्त्र अपने स्कूल गया हुआ था और उसकी माँ हमेशा की तरह काम पर। दोपहर के समय उसकी माँ वापस घर आ जाया करती थी, जिस समय शस्त्र स्कूल से आने वाला होता था। हमेशा की तरह वो वापस घर की ओर जा रही थी, तभी कुछ आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। सबके चेहरे पर नकाब था। उसके कुछ देर बाद शस्त्र भी उसी तरफ से स्कूल से वापस घर की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में ही अपनी माँ बेहोश दिखाई दी, जिसे देख वो भागकर उनके पास आया। उनके सिर से खून बह रहा था, गालों पर उंगलियों के निशान, शायद किसी ने थप्पड़ मारा था। इसी के साथ बाल बेतरबी से बिखरे हुए, मानो किसी ने बाल पकड़ कर खींचा हो। माँ आँख खोल, माँ। शस्त्र अपनी माँ के गालों को थपथपाते हुए उन्हें जगाने की कोशिश करते हुए उन्हें आवाज देने लगा। इतने में एक आदमी उस ओर वापस आया। तुम कौन हो बेटा? उस आदमी ने शस्त्र को देखकर कहा। मैं इनका बेटा। ये मेरी माँ को क्या हुआ है? उठ क्यों नहीं रही? पता नहीं बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने कुछ गुंडों को इन्हें मारते देखा। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने चिल्लाना शुरू कर दिए, जिसे सुन वो लोग चले गए। उस आदमी ने बताया, मेरी मदद कीजिए ना। शस्त्र ने रोते हुए कहा। बच्चा ही तो था वो, उसे कहाँ कुछ समझ आना था। उसे तो बस अपनी माँ की हालत देख समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतने में वहां से एक ऑटो गुजर रहा था, जिसकी मदद से शस्त्र की माँ को उनके घर तक पहुंचाया। बेचारा शस्त्र तो बच्चा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अपनी माँ की हालत देख शस्त्र ने अखिलेश जी की कॉल कर दिया था। अच्छी बात ये हुई थी कि अखिलेश जी उसी की तरफ आ रहे थे। शस्त्र ने कॉल रखा कि इतने में अखिलेश जी आ गए। ये क्या हुआ समर्थ? अखिलेश जी ने शस्त्र की माँ की हालत देख पूछा। मुझे नहीं पता, माँ उठ क्यों नहीं रही? शस्त्र ने अखिलेश जी से रोते हुए कहा। तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अखिलेश जी ने फोन निकाल डॉक्टर को कॉल लगाते हुए कहा। जिसके बाद डॉक्टर ने आकर शस्त्र की माँ को चेक किया और उनका ट्रीटमेंट कर वहां से चले गए। अखिलेश जी वही शस्त्र के साथ रहे। वो बच्चा तो बस अपनी माँ की हालत देख बिना कुछ खाए पिए अपनी माँ के पास बैठा रहा। सुनी आंखों से उन्हें देखता रहा। शाम ढले जाकर उसकी माँ की आंख खुली। अपनी माँ को होश के देख उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। शस्त्र की ओर इशारा कर अखिलेश जी ने कहा और फिर वहां से चले गए। शस्त्र पानी ला दो बेटा। शस्त्र के चेहरे पर हाथ रख, उसकी माँ ने कहा। जिसके बाद वो किचन की तरफ पानी लेने चला गया कि इतने में 4 आदमी घर के अंदर आ गए। कौन हो तुम लोग? ये दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? शस्त्र की माँ ने एक आदमी को बाहर का दरवाजा बंद करते देख पूछ। लेकिन उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। चारों के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। शस्त्र अभी किचन में था। तभी उनमें से एक आदमी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। आप? संजना जी ने डर और हैरानी के भाव से उस आदमी को देखकर कहा। क्या लगा था तू बच जाएगी? आज तो खासा पैसे भी मिले हैं तेरा किस्सा खत्म करने के लिए।
उस आदमी ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा। क्या के हर रहे हो? संजना जी ने डरते हुए हकला कर कहा। सच कह रहा हो। अब तू हर जगह मुंह मरती रहती है, इसलिए तेरा किस्सा खत्म करना है आज। लेकिन उससे पहले जरा इन लोगों को खुश कर दे। वो आदमी आगे बढ़ संजना जी के चेहरे पर घिनौने तरीके से उंगली फेरते हुए बोला। वही उसके पीछे खड़े आदमी गंदी नजरों से उन्हें देख हंसने लगे। माँ पानी का ग्लास लिए कमरे में आकर शस्त्र ने कहा। लेकिन वहां आदमियों को देख वो हैरानी से उन्हें देखने लगा। अरे मेरे बेटे, काफी बड़े हो गए इतने दिन में। वो आदमी शस्त्र की ओर बढ़ते हुए बोला। मेरे घर से निकलो बाहर। शस्त्र ने चिल्लाकर कहा। बड़ी जुबान चल रही है, ये मेरी ही औलाद है या किसी और के साथ। संजना जी की ओर मुड़ बुरे लहजे में उस आदमी ने कहा। समर्थ, तुम जाओ। संजना जी ने उसे वहां से जाने को कहा। माँ शस्त्र कुछ बोलने को हुआ कि उसकी बात को बीच में काट संजना जी ने गुस्से में कहा। मैंने कहा न, जाओ यहां से। अरे अरे, बच्चे पर क्यों गुस्सा करती हो? रहने दो इसे यहाँ, अपनी माँ को अच्छे से देख लेगा। बेशर्मी की सारी हद पार कर उस आदमी ने शस्त्र का हाथ पकड़ संजना जी को देख कहा। छोड़ मेरे बेटे को। संजना जी बेड से उठते हुए बोली। लेकिन वो शस्त्र के पास पहुंच पाती उससे पहले ही उन तीनों आदमियों से उन्हें घेर लिया। एक ने बेशर्मी से उनके चेहरे को अपने हाथ ने मसलना शुरू कर दिया, तो दूसरा उनके बदन पर हाथ फेरने लगा। वो कुछ देर पहले होश में आई औरत उन बगैरत भरे आदमियों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। छोड़ो मेरी माँ को, क्या कर रहे हो? शस्त्र ने खुद को छड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्ला का कहा। अरे बेटा, इतना भी क्या चिल्लाना? मजे ले, उस आदमी ने बेशर्मी से कहा। वो मासूम सा 9 साल का बच्चा उन आदमियों को अपनी माँ के साथ जबरदस्ती करते देख रहा था। चाहा कर भी वो उन आदमियों का सामना नहीं कर सकता था। अरे, ये सब बाद में, इसके अलावा एक काम और है, उस आदमी ने हंसकर कहा। जिसके बाद उन तीनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसने। उसके बाद एक आदमी ने झट से अपनी पूरी ताकत से संजना जी थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से वो एक तरफ गिर गई। मान, छोड़ो मुझे। शस्त्र ने अपनी माँ को थप्पड़ की वजह से गिरा देख, इसलिए वो चिल्लाकर बोला। उसकी आवाज सुनने वाला कहाँ कोई था। एक के बाद एक आदमी बस संजना जी के थप्पड़ मार रहे थे, तो कभी उनके बाल पकड़कर खींच दे रहे थे। शस्त्र बस मछली की तरह अपनी माँ को देख तड़पता रह गया था। उन सब की मार से संजना जी की हालत खराब हो चुकी थी। वो बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी। कुछ देर यही सब चलता रहा कि वो आदमी शस्त्र का हाथ छोड़ संजना जी की ओर बढ़ गया। माँ शस्त्र आगे बढ़ा कि एक आदमी में उसको पकड़ लिया। वही शस्त्र के पापा आगे बढ़ संजना जी के ओर बढ़ गए। वो बेजान सी हालत में पड़ी थी, उनके सामने रुक गए। तभी उसने साइड में रखा एक डंडा उठा संजना जी के सिर पर मार दिया। सिर से खून किसी पानी की तरह बहना शुरू हो गया। शस्त्र को बस रोता चिल्लाता रह गया। तभी उस आदमी ने शस्त्र का हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद बिना पल गवाए शस्त्र ने साइड की टेबल पर फ्रूट बास्केट पर रखा नोकदार चाकू उठा, सीधा आगे बढ़ अपने बाप के पीछे आ गया। सारे आदमी ही सब देख मजे ले रहे थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि शस्त्र कब क्या उठा लिया। जैसे ही शस्त्र के बाबा मुड़े उसने उनके पेट में वो चाकू घुसा दिया।
बिना किसी देरी के उसने चाकू को और अंदर तक घुसाया, साथ ही गोल घुमा दिया। बाकी बचे वो 3 आदमी आंखें बड़ी किए देखती रह गए। उन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की। इतने में शस्त्र ने उस डंडे को उठा एक आदमी के पैर पर मार दिया, इसी के साथ बाकी दोनों के भी घुटनों पर। इस वक्त शस्त्र किसी भूखे खौफनाक शेर की तरह उन लोगों पर टूट चुका था। उसने डंडा उठा अपने बाप के सिर पर मार दिया। ऑन द स्पॉट ही उसके पापा की तो सांसें खत्म हो चुकी थी। उन 3 आदमियों में से 2 अपना पैर पकड़े बैठे थे, जिन पर शस्त्र ने ताबड़तोड़ डंडे बरसा दिए थे, और एक वहां से निकलने की कोशिश करता हुआ बचते बचाते हुए वहां से भाग गया। पास्ट समाप्त। शस्त्र ने शान्वी को सब कुछ बता दिया था, जिसे सुन शान्वी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस समय क्या बीती होगी बेचारे उस 9 साल के बच्चे पर। लेकिन शस्त्र से वो जब से मिली थी, तब से शस्त्र ने कभी ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दिया। शान्वी ने झट से शस्त्र को गले लगा लिया। वो तो कुछ पूछने की हालत में ही नहीं थी। मैं ठीक हूँ, शस्त्र ने शान्वी के सिर पर थपकी देकर कहा। उसके बाद क्या हुआ था, शान्वी ने शस्त्र के गले लगे हुए ही पूछा। उसके बाद मुझे जेल हो गई। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 साल के लिए जुवेनाइल होम जाना पड़ा, जिसके बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाया, ना ही तुम्हारे सामने आने की हिम्मत कर सका। शस्त्र ने शान्वी के सिर को चूम कर कह। वहां से छूटने के बाद शान्वी ने दोबारा पूछ, मिस्टर रॉय मुझे और मेरी मॉम को लेकर इंडिया से बाहर चले गए। वैसे तो मिस्टर रॉय मुझे जेल भी नहीं जाने देते, लेकिन उस टाइम वो इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मेरी सजा तो ज्यादा लंबे समय की थी, लेकिन अच्छे रवैया की वजह से कम हो गई। और आपकी मॉम? शस्त्र से अलग होकर शान्वी ने पूछा। उस दिन काफी चोट आई थी उन्हें, जिसके बाद वो कोमा में चली गई और आज तक कोमा में ही है। उदासी के साथ शस्त्र ने कहा। डोंट वरी, आपकी मम्मा जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। शान्वी के शस्त्र को देख कहा। हम्मा, एक सवाल और पूछना था। शान्वी ने शस्त्र को देख सीधा बैठकर कहा। क्या? सवालिया नजरों से शस्त्र ने देखकर पूछा। आपकी मॉम के साथ ऐसा किसने किया? आई मीन, जिस तरह उन आदमियों ने कहा, उससे लग रहा है जरूर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। शान्वी ने सोचते हुए कहा। लेकिन इस बारे में सिर्फ माँ ही कुछ बता सकती थी, और उसके लिए वेट करना होगा। ठंडी आंच छोड़ शस्त्र ने कहा। चैप्टर 89, निकलिए यहाँ से। शस्त्र के कमरे में खामोशी पसरी हुई थी। शस्त्र ने आज अपने अतीत की कड़वी याद को शान्वी के साथ शेयर किया था। बहुत दुखदायी था शस्त्र का बचपन, लेकिन उसे सुकून था कि उसने अपनी माँ के मुजरिमों से बदला ले लिया था। लेकिन अब भी इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में उसे पता करना था, जिसके बारे में सिर्फ उसकी माँ ही बता सकती थी। लेकिन वो इतने सालों से अब तक कोमा में थी। इंतजार था तो बस उनके होश में आने का, क्योंकि वो ही है जो कुछ बता सकती है। शस्त्र और शान्वी एक दूसरे के कंधे से सिर टिकाए बैठे थे। शान्वी ने टाइम देखा तो रात के 8 बजने वाले थे। इतना लेट हो गया। शान्वी ने शस्त्र के कंधे से सिर हटाकर बोला। क्या हुआ? किसे लेट हो गया? शान्वी को देख शस्त्र ने पूछा। मुझे नहीं, घड़ी में टाइम को देखिए। शस्त्र का मुंह पकड़ सामने घड़ी की तरफ कर शान्वी ने कहा। हाँ तो अभी 8 ही बजे है। शस्त्र ने शान्वी का हाथ पकड़ बेफिक्री से कहा। हाँ तो क्या? घर में कोई आए हैं, उनके लिए डिनर बनाने की तैयारी नहीं करनी? शान्वी ने आंखें छोटी कर शस्त्र को देखकर कहा। ये तुम अपनी आंखें छोटी मत किया करो।
वरना और छोटी जो जाएंगी आंखें, बिल्कुल एक चूहिया की तरह। शस्त्र अपनी आंखें भी छोटी कर शानवी का मजाक बनाते हुए बोला, आप मेरा मजाक उड़ा करे है? शानवी ने सीरियस लुक के साथ पूछा। नहीं, सच्चाई बता रहा हो, शस्त्र ने कहा और फिर हंसने लगा। शानवी शस्त्र की हंसी ने गुम हो गई। उसे अब जाकर अपना दिल धड़कता सा महसूस हो रहा था, वरना दोपहर में शस्त्र के बिगड़े मूड, मायूस चेहरे को देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतना भी मत देखो मुझे, नजर लगाने का इरादा है क्या? शस्त्र ने शानवी के चेहरे के करीब आकर पूछा। शानवी उसकी आंखों में देखती रही और फिर हल्का मुस्कुराकर आगे बढ़ शस्त्र के गाल को चूम पीछे हो गई। ये पहली बार हुआ था कि शानवी ने खुद पहल की। वही शानवी के किस करने से शस्त्र तो सात आसमान ऊपर उड़ने लगा और बस अपनी पलकें झपकाए शानवी को देखता रह गया। शानवी शस्त्र को ऐसे देख मुस्कुराकर अपनी जगह से खड़ी हुई। वो वहां से जाने लगी कि शस्त्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब शानवी की हालत थोड़ी खराब हो गई। इतनी भी क्या जल्दी है, अपना रिटर्न गिफ्ट तो ले लीजिए। शस्त्र अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, मुझे कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए, आप हाथ छोड़िए। शानवी शस्त्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर खिसियानी आवाज में बोली। ऐसे कैसे? शस्त्र ने शानवी का हाथ खींच उसे खुद के करीब करते हुए कहा। इस समय शानवी की पीठ शस्त्र के सीने से लगी हुई थी। शस्त्र ने पीछे से ही दाईं तरफ झुक शानवी के एक गाल को चूम, फिर ऐसा ही बाईं तरफ से किया। उसका सिर चुमा, फिर शानवी की ठोड़ी को ऊपर कर अपना सिर झुका उसके माथे को चूम लिया। शस्त्र का ये स्पर्श इस बात की गवाही दे रहा था कि वो शानवी से कितना प्यार करता है। शानवी मुड़ शस्त्र के सीने से लग गई। शस्त्र ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका सिर चूम वो बोला, मेरी माँ के बाद तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुमने जो भरोसा, जो प्यार और यकीन मुझ पर किया, उसके मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आज भी जब तुम्हें खुद के साथ, खुद के पास देखता हूँ तो भी यकीन नहीं होता। तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना मेरे जीने की वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा करने के लिए शुक्रिया, मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। मुझे लगा आप रोमांटिक हो, लेकिन यहाँ तो आप इमोशनल हो रहे हो। शानवी ने सिर उठाकर कहा। फिर रुक, उसने आगे कहा, और वैसे भी आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा यकीन नहीं करते, मेरे साथ रहना नहीं चाहते। भला कोई अपनी सांसों के बगैर जी सकता है? और दूर रोक आगे बोला, मैं वो भी हो सकता हूँ अगर। शस्त्र ने शानवी को टीस करते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है। शानवी झट से शस्त्र से अलग होकर बोली। अभी तुमने ही तो कहा। मासूम सी शक्ल बनाकर शस्त्र ने कहा। अच्छा तो अब मैं कह रही हूँ, चलिए मेरे साथ डिनर बनाने में हेल्प कीजिए। शानवी ने ऑर्डर देते हुए कहा। वो तो हम बाहर भी करने जा सकते हैं। शस्त्र ने शानवी की कमर को पकड़कर कहा। जी नहीं, घर में कोई आया है और आप बाहर से खाना खाने की बात कर रही हैं। शानवी ने शस्त्र का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा। कौन आया है? शस्त्र ने बोरियत भरे लहजे में सवाल किया। अखिल अंकल, बेफिक्री से शानवी ने जवाब दिया। क्या वो अब तक गए नहीं? शस्त्र ने हैरानी से सवाल किया। आप क्या उन्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं? अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर शानवी ने पूछा। नहीं, लेकिन वो कभी भी इतनी देर यहाँ नहीं रुकते। लेकिन आज है तो बस थोड़ा हैरान हो गया। शस्त्र के जवाब दिया। हाँ तो हैरान होने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब से अखिल अंकल हमारे साथ यही रहेंगे। शानवी ने वहां से आगे बढ़ते हुए कहा। क्या मतलब? शस्त्र उसके पीछे चलते हुए पूछा। मतलब ये कि अखिल अंकल यही हमारे साथ रहेंगे।
कमरे से बाहर निकल शान्वी ने कहा। और वो माने कैसे? शस्त्र उसके साथ साथ चल हैरानी से पूछा। मैंने कहा, और वो मान गए। शान्वी ने पीछे मुड़ शस्त्र को देखकर बेफिक्री से कहा, वहां तुम्हारी बात मान गए। शस्त्र शान्वी को अप्रिशिएट करते हुए बोला, अब जरा मुंह कम चलाइए और हाथ ज्यादा। किचन में एंटर होते हुए शान्वी ने कहा, वैसे वो है कहा। शस्त्र ने बाहर झांकते हुए कहा, अंकल अभी कहीं बाहर गए हैं, तो जल्दी जल्दी डिनर बनवाने में हेल्प कीजिए जरा। शान्वी ने एक बर्तन में आटा छानते हुए कहा, वैसे हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, इतने सर्वेंट्स है, कुक्स है। शस्त्र ने काउंटर से टेक लगाकर कहा, क्यों आज आपके हाथ में दर्द है? शान्वी ने शस्त्र को देख अजीब तरह मुंह बनाते हुए कहा, हे। शस्त्र सवालिया नजरों से उसे देखते हुए रिएक्ट किया, क्या है? और दिन जब खाना बनाते थे तब क्या भूल गए थे कि घर में कुक भी है? आज जब अंकल इतने टाइम बाद यहाँ आए, रुक रहे हैं, तो आप उन्हें कुक का बनाया खाना परोसने चाहते हैं। एक काम कीजिए, आप निकालिए यहाँ से, मैं खुद ही बना लूंगी। शान्वी ने बिल्कुल बीवियों की तरह रोब छाड़ते हुए कहा, ही, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी हेल्प करता हूँ। शस्त्र ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा, और फिर वहां रखी सब्जी काटने लगे। दोनों ने मिलकर खाना बनाया, थोड़ी नोक झोंक के साथ। शस्त्र और शान्वी मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर रखने लगे कि इतने में अखिलेश जी भी आ गए। वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है खाने की। गहरी सांस लेकर खाने की खुशबू में मोहित होते हुए अखिलेश जी ने कहा, आज आप यहाँ कैसे रुक गए? शस्त्र ने अपनी बाई भौं उचकाकर पूछा, क्यों नहीं रुक सकता? आखिर मेरे बेटे का घर है। बेटे शब्द पर थोड़ा जोर देकर उन्होंने कहा, बिल्कुल सही, ये आपके बेटे का घर है और अब से आप यही रहेंगे, ये मेरा ऑर्डर है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। शान्वी किचन से बाहर आते हुए बोली। फिर शस्त्र के बगल में रुक उसे तिरछी नजरों से देखने लगी। मैंने थोड़ी कुछ कहा है? शान्वी को खुद की ओर देखते हुए कहा, कुछ कह भी नहीं सकते। शस्त्र को देख टफ लुक देकर शान्वी ने कहा, अंकल जल्दी से फ्रेश होकर आई, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। शान्वी ने मुस्कुराकर अखिलेश जी से कहा, मैं बस 2 मिनट में आया। अखिलेश जी ने मुस्कुराकर कहा और फिर वहां से चले गए। शस्त्र और शान्वी डाइनिंग टेबल पर उनके आने का इंतजार करने लगे कि इतने में अखिलेश जी भी आ गए। शान्वी ने सबसे पहले अखिलेश जी की प्लेट में खाना परोसा, जिसे देख शस्त्र बोला, मुझे भी कुछ दे दो। अपने हाथों का इस्तेमाल कर लीजिए जरा, यहाँ आपके लिए कोई नौकर नहीं आएगा। टिपिकल वाइफ की तरह शस्त्र को देख शान्वी बोली, मेरा बिना दावत चल रही है। तभी वहां आते हुए किसी ने कहा, कौन होगा ये बिन बुलाया मेहमान? क्या शस्त्र पहुंच पाएगा उन गुनाहगारों तक? चैप्टर 90 शक। शस्त्र और शान्वी ने मिलकर खाना बना लिया था, जिसके बाद अखिलेश जी भी आ गए और शान्वी अखिलेश जी को खाना परोसने लगी, जिसे देख शस्त्र बोला, मुझे भी खाना परोस दो। अपने हाथों का इस्तेमाल कर लीजिए जरा, यहाँ आपके लिए कोई नौकर नहीं आएगा। टिपिकल वाइफ की तरह शस्त्र को देख शान्वी बोली। शान्वी की बात सुन शस्त्र चुप होकर खुद ही खाना निकालने लगा। वही अखिलेश जी ये देख मुस्कुरा दिया, क्या बात है, मेरे बिना दावत की जा रही है? अर्णव वहां आते हुए बोला, तुम्हें किसने बुलाया? शस्त्र ने अर्णव को देखकर बोला, मुझे किसी तरह के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। ओजूल, अर्णव ने बत्ती सी दिखाकर कहा, और फिर अखिलेश जी के बगल में बैठ गया। वहां जेरी, क्या खुशबू आ रही है खाने की। यार प्लीज जल्दी से खाना परोस दो, भूख लग रही है।
अर्णव ने खाने की डिशेस को देख अपने होंठ पर जीभ फेरते हुए कहा, ज्यादा सांप की तरह जुबान बाहर न निकालो। खाना निकल लो और खा लो। शस्त्र ने अर्णव को देख कहा, आपको क्यों चीड़ मच रही है, ओजुल? क्या आपको किसी ने खाना परोस कर नहीं दिया? शस्त्र के सामने खाली प्लेट को देख इशारा कर अर्णव ने कहा, अर्णव, चुपचाप खाना खाओ, बकवास बाद में करना। शानवी ने अर्णव के सामने बाउल रखते हुए कहा, वैसे यहाँ आज आना कैसे हुआ तुम्हारा? अपनी प्लेट में खाना परोसते हुए शस्त्र ने पूछा। वो मुझे खाना की खुशबू यहाँ तक खींच लाई। वहाँ जेरी क्या खाना बनाया है, लाजवाब। अर्णव ने निवाला मुंह में डाल शानवी की तरफ करते हुए कहा, अरे, तुम्हें ये कैसे पता चल गया, जूनियर? शस्त्र ने खाना खाते हुए हैरानी भरी आवाज में कहा। उसका ऐसा रिएक्शन देख शानवी, अर्णव और अखिलेश जी खाना खाते हुए अपना हाथ रोक उसे देखने लगे। क्या पता चल गया शस्त्र? अखिलेश जी ने अपनी आंखें छोटी कर माथे पर बल डाले पूछा। अरे वही जो मैंने शानवी को बताया था। शस्त्र ने आंखें मटका कर कहा। क्या बताया था, शानू? अर्णव ने पूछा। मुझे याद नहीं। शानवी ने अपनी गर्दन न में हिलाकर कहा। ओजुल, क्या बताया आपने शानू को? प्लीज कुछ सही से बताएंगे। अर्णव ने शस्त्र को देख थोड़ा परेशानी से कहा। उन तीनों के चेहरे पर परेशानी, फिकर और सवाल साफ नजर आ रहा था। वही शस्त्र उनकी शक्ल देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तुम्हें ये पता चल गया कि? शस्त्र अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया। कि के आगे क्या? अखिलेश जी ने अपनी दोनों आईब्रो उठाकर पूछा। मैं नहीं बता रहा, शस्त्र ने बोरियत से कहा और खाने के लिए निवाला मुंह में डालने को हुआ कि उससे पहले ही शानवी में उसका बात पकड़ लिया। पहले अपनी बात पूरी कीजिए। अरे ये तो जबरदस्ती हुई। शस्त्र ने शानवी से अपना हाथ छुड़ा कर कहा। हाँ तो बेटा, किसी ने कहा थोड़ी था कुछ कहने को। अब कह ही दिया है तो पूरा कहो। क्या पता चल गया है अर्णव को? अखिलेश जी ने खाना खाते हुए कहा। यही कि ये चूहिया है। शानवी की तरफ उंगली पॉइंट कर शस्त्र ने हंसते हुए कहा। शस्त्र की बात सुन सब अखिलेश जी और अर्णव हंसने लगे तो शानवी आंखें छोटी कर शस्त्र को घूरने लगी। शस्त्र अब भी शानवी की ओर उंगली लिया हंस रहा था, जिसे देख शानवी ने आगे बढ़ शस्त्र की उंगली अपने दांतों तले दबा दी। अब तक शानवी पर हंस रहा शस्त्र अब दर्द से करा उठा। शानवी ने तो शस्त्र की उंगली को अपने दांतों से मसल दिया, जिसे शस्त्र और करा उठा, जिसे देख अखिलेश जी अर्णव चुपचाप बैठ गए। चूहिया काटती भी अच्छे से। हुमा, शस्त्र की उंगली छोड़ शानवी ने कहा। फिर अखिलेश जी और अर्णव की ओर देखकर बोली, आप लोगों का दांत दिखाना हो गया हो तो खाना खा लीजिए। तुम असल चूहिया से भी बुरी हो। मेरी उंगली पर देखो देखो कैसे अपने दांतों के निशान छाप दिए। शस्त्र ने अपनी उंगली को देख बच्चे की तरह कहा। ओजुल, ये आपको मेरी जेरी को चूहिया बोलना से पहले सोचना चाहिए था। अर्णव ने शस्त्र का मजाक बनाते हुए कहा। वाह भाई, ये सही है। तुम अंग्रेजी में जेरी कह लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम हिंदी में चूहिया कह दे तो हमारी उंगली काट ली जाती है। अर्णव से नजरें घुमा शानवी को देख शस्त्र ने तंज कसते हुए कहा। वैसे अर्णव, तुम शस्त्र को ओजुल क्यों कहते हो? अर्णव की ओर गर्दन घुमाकर अखिलेश जी ने पूछा। वो तो सीक्रेट है। मैं इस बारे में तब बताऊंगा जब ओजुल मेरे सवाल का जवाब देंगे।
अर्णव ने खाने की चटकारे लेते हुए कह। कैसे सवाल? दोबारा अखिलेश जी ने पूछा। वो हमारा सीक्रेट है। लंबी सी स्माइल कर अर्णव ने कहा। अच्छा, बात खत्म कीजिए और खाने पर ध्यान दीजिए, शान्वी ने तीनों को देखकर कहा। कुछ देर छुपी के बाद शान्वी खाना खाते हुए अर्णव ने बोली। अर्णव, मेरी एक हेल्प करोगे? ये हेल्प वेल्प न बोलो, तुम सीधा हुकुम करो। अर्णव ने शान्वी को देख कहा। तुम्हारे घर में वो जो मेहमान टिके हुए हैं उन पर नजर रखनी है। वजह मैं बाद में बताऊंगी सबको। और साथ ही उनके रूम में एक ऑडियो रिकॉर्डर भी फिक्स करवा दे, शान्वी ने अर्णव से कहा। और ये कितने दिन के लिए करना है? अर्णव ने अपनी आईब्रो उचकाकर पूछा। क्या कितने दिन तक? जब तक वो है तब तक के लिए, माथे में बल डाले शान्वी ने कहा। हाँ तो फिर रहन दे, क्योंकि उन्हें कल रॉय मेंशन से निकल दिया जाएगा, अर्णव ने आंखें रोल करते हुए कह। क्या मतलब? अखिलेश जी ने अर्णव की ओर देख उससे पूछा। वो एक्चुअली बड़े पापा सिंघानिया परिवार की फिल्म कटने के बाद अब दादू नहीं चाहते कि ये कपूर परिवार अब हमारे घर में रहे। चाहते तो वो पहले भी नहीं थे, लेकिन ताई जी की वजह से जब मान गए थे। लेकिन अब दादू और ताई जी भी कपूर फैमिली को रॉय मेंशन में रहने नहीं देना चाहती, इसलिए ताई जी ने उन्हें दूसरा अपार्टमेंट दिया है रहने को। आखिर उनके समधी जो ठहरे। सीरियस लुक के साथ अर्णव बोला। अर्णव, तुम कुछ भी करके उन्हें रॉय मेंशन में ही रोके रखना है। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कपूर फैमिली कहीं नहीं जानी चाहिए, शान्वी ने सीरियस लुक के साथ अर्णव को ऑर्डर देते हुए कहा। लेकिन क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? शस्त्र ने शान्वी के चेहरे पर नजर गड़ाए पूछा। कुछ खास नहीं, बस यकीन करिए, वक्त आने पर खुद बता दूंगी, शान्वी ने शस्त्र की आंखों में देखते हुए कहा। शान्वी की बात सुन कोई कुछ नहीं बोला। चारों ने शांति से खाने का मजा लेते हुए डिनर खत्म किया। शस्त्र और अर्णव ने मिलकर डाइनिंग टेबल साफ की और अखिलेश जी और शान्वी आराम से बाहर गार्डन में चले गए। कुछ देर में शस्त्र और अर्णव भी वहीं आ गए। थोड़ी देर टहलने के बाद अर्णव तो वापस घर चला गया, लेकिन तीनों अब भी गार्डन में ही थे। शान्वी उसी हैंगिंग चेयर पर बैठ अखिलेश जी की ओर देखकर बोली। अखिल अंकल, शस्त्र की मम्मा की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं। क्यों? अखिलेश जी ने पलट सवाल किया। जिस तरह से शस्त्र ने मुझे बताया, उस हिसाब से तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी, जिसका बदला लेने के लिए उन गुंडों से मदद ली गई, गुंडों को भेजा गया, शान्वी ने शस्त्र की बात को याद करते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे तो मेरी माँ का कोई दुश्मन नहीं था,